भारत के डिफेंस प्रोग्राम के खिलाफ ग्लोबल साजिश, हाइपरसोनिक तकनीक में महारत पर AMCA में क्यों फेल, मेक इन इंडिया को मात देना चाहता है मेड इन चाइना, क्या हिंदुस्तान में चीनी एजेंट्स कर रहे हैं सीक्रेट खेल। दोस्तों, दिनों दिन महाशक्ति के तौर पर ग्लोबल डिफेंस बाजार में उभरते भारत के एक और बड़े कदम ने हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। मोदी सरकार ने सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइलों की खरीद और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 हेलीकॉप्टर्स की खरीद से संबंधित कई विदेशी सौदों को रद्द कर दिया है। इस फैसले को घरेलू रक्षा क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए गए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने बाय ग्लोबल श्रेणी के तहत उन इंपोर्ट डील्स की समीक्षा भी शुरू कर दी है जो पूरी तरह से विदेशी सप्लायर से खरीदे जाते हैं। हमारे पुख्ता सूत्र बताते हैं कि जिन कंपनियों के साथ इंपोर्ट एग्रीमेंट को रिव्यू किया जा रहा है उनमें चीन की जिगरी यानी रूस के अलावा फ्रांस और अमेरिका की कंपनियां भी शामिल हैं। बहुत संभव है कि भारत आने वाले दिनों में बेहद लिमिटेड लेवल पर ही विदेशों से अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करे, यानी विदेशी बैसाखी पर अपनी सुरक्षा का जिम्मा डाले। रक्षा मंत्रालय की बैठक के दौरान इस संबंध में एक क्रांतिकारी फैसला शुक्रवार को दिल्ली में लिया गया, जो आने वाले दशकों में देश की सुरक्षा की जरूरतों का खोलिया बदलने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक जमाने में विदेशी तकनीक की बैसाखी पर चलने की कोशिश करने वाला भारत आज डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में इजराइल, अमेरिका और रूस को कैसे टक्कर दे रहा है। कैसे 90 के दशक में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना करने वाले रूस के कारण झटका खाए हिंदुस्तान का अंतरिक्ष प्रोग्राम पर खुद के बूते मंगल ग्रह तक पहुंच सका है। कैसे अपने हथियारों के लिए एक जमाने में दुनिया के बड़े हथियार सप्लायर मुल्कों के भरोसे रहने वाला मुल्क दुनिया के कई देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। कैसे हिंदुस्तान में बनी ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदने के लिए चीन का जानी दुश्मन वियतनाम 2 साल से कोशिशों में लगा हुआ है। वियतनाम ये दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर और उनके आसपास के इलाके में कम होगा। साथ ही वियतनाम के साथ भारत का संबंध और मजबूत होगा। फिलीपींस को भी भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। भारत की यही बदली तस्वीर उसके जानी दुश्मन यानी ड्रैगन की रात की नींद हराम कर रही है। चीन ग्लोबल लेवल पर हिंदुस्तान की बढ़ती चमक से चौंधिया गया है। दोस्तों, हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में तो देंगे ही, एक बड़ा खुलासा भी करेंगे। खुलासा इस बात का कि रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक, मेडिकल से लेकर एविएशन में और जैसे फील्ड्स में अपना डंका बजाने वाला वो हिंदुस्तान जो 60 के दशक में ही सुपरसोनिक फाइटर जेट बना चुका था, आज इसके 60 साल बाद भी वो क्रायोजेनिक इंजन कावेरी के अधूरा रह जाने और AMCA जैसी नाकामियां झेलने को क्यों मजबूर है। क्योंकि एक बात तो तय है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों की क्षमता और उनके आत्मबल पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। ऐसा होता तो 60 के दशक में ही भारत एशिया का इकलौता सुपरसोनिक फाइटर जेट मारुत कैसे बना पाता। यानी दोस्तों, देश के माथे पर चिपकी नाकामियों के पीछे कहीं ना कोई साजिश काम कर रही है। भारत का कोई तो दुश्मन है जो नहीं चाहता कि भारत का डंका दुनिया में बचता रहे। इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आप जान सके हिंदुस्तान के उन दुश्मनों के बारे में जो नहीं चाहते कि हम विश्व पटल पर अपनी धाक जमा सके। दोस्तों, इससे पहले कि आपके सामने हम भारत के दुश्मनों के चेहरे से नकाब खींचकर नोच फेंकें, आपको 60 के दशक में लिए चलते हैं, जिसकी तस्वीर देखकर आपका सीना गर्व से 36 इंच का हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध वाला 60 का दशक, एशिया का पहला सुपरसोनिक जेट का निर्माण, भारत ने किया करिश्मा। एशिया महाद्वीप का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट HF-24 मारुत। दोस्तों, हिंदुस्तान को उस वक्त आजादी मिले 1 दशक से कुछ ही ज्यादा वक्त गुजरा था। हम अपना देश संभाल ही रहे थे। हमारे सामने चुनौतियां हजार थी। मुश्किलों के माउंट एवरेस्ट रास्ता रोकने को बेताब थे। दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के हालात से जूझ रही थी, तो हिंदुस्तान सुनहरे भविष्य की इबारत लिख रहा था। भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी मेधा शक्ति के बूते 1960 के दशक में ही एशिया का पहला लड़ाकू विमान बना लिया था, जिस उपलब्धि का सपना एशिया के लिए 49 देशों के लिए दूर की कौड़ी थी। जो कीर्तिमान जापान, जॉर्डन, ईरान, इराक, चीन, मलेशिया, कुवैत, मंगोलिया, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के लिए सपने जैसा था, हिंदुस्तान ने उसे हकीकत में तब्दील कर दिया था। भारत ने अपने दम पर उस जमाने का बेहद एडवांस सुपरसोनिक फाइटर जेट इजाद कर दिया था। इसका नाम था HF-24 मारुत। ये एशिया महाद्वीप में बना पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने बनाया था। इसका डिजाइन जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर कर्ट टैंक ने बनाया था।
कर्ट टैंक ही वो शख्स थे जिन्होंने जर्मन लड़ाकू विमान FW-190 को डिजाइन किया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे सफल लड़ाकू विमानों में से एक गिना जाता था। हिंदुस्तान के इस करिश्मे से दुनिया हैरान थी। लोग पूछ रहे थे कि सांप सपेरों के मुल्क में कैसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन अजूबा साकार हो गया। क्या ये सचमुच सच था या फिर कोई सपना? चीन जैसे जलनखोर मुल्कों के लिए तो ये सदमे जैसा ही था। 60 के दशक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही भारतीय वायुसेना के लिए हल्के ट्रेनर विमान बनाती थी। इस दौरान भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्वदेशी लड़ाकू विमान चाहती थी। ऐसा लड़ाकू विमान जिसके आसमान में होने का मतलब था दुश्मन की हार। ऐसा लड़ाकू विमान जो रफ्तार के मामले में बिजली सा तेज हो और धार के मामले में लेजर को मात दे सके। फोर्स चाहती थी कि उसे मैक 2 तक की स्पीड से दुश्मन को जहन्नुम में पहुंचाने वाला हथियार मिल सके, लेकिन हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के पास ना तो उस समय इसे बनाने का अनुभव था और ना ही तकनीक। अगर कुछ था तो वो था बुलंद हौसला और कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट। 60 के दशक में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने की तकनीक दुनिया में केवल 4 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के पास ही थी। ऐसे में भारत के लिए बिना पश्चिम की मदद के ये सुपर स्पेशल विमान बनाना मुमकिन ही नहीं था। भारत और जर्मनी के अच्छे राजनीतिक रिश्तों के चलते सन 1956 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कर्ट टैंक अपनी टीम के साथ भारत आए और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत रंग लाई और आजाद भारत के पहले HF-24 विमान ने सन 1961 में उड़ान भरी थी। इसके बाद सन 1967 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। हिंदुस्तान ये नहीं जानता था कि बहुत जल्द ये विमान देश के काम आने वाले थे। बहुत जल्द इन विमानों को अपनी उपयोगिता साबित करनी थी। बहुत जल्द भारत पर पाकिस्तान हमला करने वाला था। पूरे एशिया में HF-24 विमानों की खबर हिंदुस्तान को एशिया की सुपर पावर के तौर पर स्थापित करती जा रही थी। ये विमान 1800 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम थे। इनकी खूबियां चीन को अंदर ही अंदर जला रही थी। भारत की तरक्की से जलने वाले चीन ने उसी वक्त भारत के खिलाफ फिर से साजिशें शुरू कर दी और अपना मोहरा बनाया पाकिस्तान को, जिसने 1971 में हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान अब तक 147 विमान बना चुका था, जिन्होंने जंग होने पर युद्ध भूमि से पाकिस्तान के पांव उखाड़ दिए। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आता है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान उस दौर के हिसाब से अच्छे तो थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या इसके इंजन को लेकर थी। ये फाइटर जेट तो भारत में डेवलप हुआ था, लेकिन इसमें जो इंजन जान फूंकता था वो विदेशी था, क्योंकि उस दौरान भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसलिए भारत को ब्रिटेन से इंजन आयात करने पड़े थे। ब्रिटेन उस समय जगुआर पर काम कर रहा था और उसने देखा कि भारत का HF-24 मारुत जगुआर से ज्यादा पावरफुल है, तो ब्रिटेन ने इंजन देने से मना कर दिया। इसके बाद भारत ने अमेरिका और रूस से भी इंजन लेने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान सन 1971 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लग गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में राजनीतिक उठापटक में यह प्रोजेक्ट कहीं खो सा गया। इसके बाद भारत के गैस टरबाइन रिसर्च संस्थान यानी GTRE ने इंजन बनाने का प्रयास किया, जिसे नाम दिया गया कावेरी, लेकिन उसमें भी बेतहाशा अड़चनें आई। बताया जाता है कि कावेरी इंजन के निर्माण में दरअसल अड़चनें आई नहीं थी, बल्कि अड़चनें लाई गई थी, जिनके कारण रक्षा मंत्रालय ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई और यह प्रोजेक्ट राजनीतिक उदासीनता और विदेशी कंपनियों की लॉबिंग की भीड़ चढ़ गया। 70 का दशक खत्म होते होते भारतीय वायुसेना के लिए और आधुनिक जेट की जरूरत महसूस होने लगी। भारत ने ब्रिटेन से जगुआर खरीदे, लेकिन वायुसेना के लिए लड़ाकू बेड़े में सुधार की गुंजाइश बनी रही। दोस्तों, इसके बाद की कहानी है देश के स्वदेशी फाइटर जेट्स के दिल, यानी इसके इंजन के बनने के राह में आ रहे रोड़ों की, जिसके पीछे विदेशी ताकतों की लॉबिंग बड़ी वजह बताई जाती है। जब भारत 70 के दशक में अपने पैरों पर खड़ा होकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौर में उस पर न्यूक्लियर टेस्ट का बैन लगा। उसके वायुसेना बेड़े के फाइटर जेट्स पुराने पड़कर उन्हें बदलने की नौबत आने लगी, तो भारत सरकार ने 1983 में LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, ताकि पुराने पड़ चुके 60 के दशक में वायुसेना में शामिल किए गए MiG-21 सीरीज के विमानों को 1990 तक धीरे धीरे हटाया जा सके। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इसमें लगने वाला इंजन भी देशी हो, क्योंकि देश मारुत फाइटर जेट्स के साथ ट्रेजेडी देख चुका था, जिसे इंजन के लिए विदेशी मदद पर निर्भर रहना पड़ा। और अंत में चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भारत के आगे बढ़ने की राह में अड़ंगा आया और मारुत के लिए इंजन ही नहीं मिल सका, जिसके कारण मारुत वक्त के पन्नों में कहीं खो गया। सरकार LCA के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसके लिए मार्च 1989 में DRDO के लैब में गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान यानी GTRE को इसके विकास की जिम्मेदारी दी गई, जिसे नाम दिया गया कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी KEDP। GTRE 1982 से ही GTX-37 नाम के एक एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी।
इस प्रोजेक्ट को 382.81 करोड़ रुपए के फंड के साथ दिसंबर 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अपने निर्धारित समय में ये प्रोजेक्ट पूरा न होने के कारण कई बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। पहले इसे मार्च 2000 तक, फिर दिसंबर 2004 और अंततः इसे मार्च 2009 तक किया गया। इस दौरान इसका बजट भी 5 बार संशोधित हुआ और 642% बढ़कर 2,839 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि 2 दशक का समय और लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी कावेरी इंजन LCA की जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बन पाया। इसमें सबसे बड़ी कमी थ्रस्ट और वजन की थी। थ्रस्ट किसी भी इंजन द्वारा पैदा किया जाने वाली वो ताकत है जिसकी मदद से विमान हवा में उड़ता है। कावेरी इंजन से 70 किलो न्यूटन की थ्रस्ट मिलती है, जबकि LCA को 81 किलो न्यूटन की जरूरत है। जहां तक वजन की बात करें तो अपेक्षित 1100 kg से 135 kg ज्यादा यानी 1235 किलो है। इसलिए कावेरी इंजन को तेजस प्रोजेक्ट से अलग किया गया और उसकी जगह अमेरिकी इंजन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 883 करोड़ रुपए में 41 GE इंजन खरीदे गए। ये वही दौर था जब भारत फ्रांस के 10 और कंपनी के साथ 36 राफेल विमानों के करार पर आगे बढ़ रही थी। इस सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कावेरी इंजन में सुधार के लिए फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनी साफरान के साथ समझौता किया गया। साफरान कंपनी ही राफेल विमानों का इंजन यानी M88 इंजन बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रेंच विशेषज्ञों ने एक अध्ययन के बाद कावेरी इंजन की सभी परेशानियों को सही करने की बात कही। साफरान एयरक्राफ्ट इंजन के मुताबिक कावेरी इंजन को काम के काबिल बनाने के लिए इसमें 25 से 30% काम और किया जाना था, जिसके मुताबिक इसमें तकनीकी बदलाव किए गए। बाद में इसकी टेस्टिंग की गई और कावेरी इंजन 81 नॉट का थ्रस्ट पैदा करने में कामयाब हो गया। मतलब 35 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद भारत ने फ्रांस की मदद से इंजन को तैयार कर लिया और माना जा रहा है कि भारत जिन 5वीं प्लस पीढ़ी के विमानों को बनाने की तैयारी कर रहा है उनमें यही इंजन लगनी है। फ्रांसीसी कंपनी सैफरान ने भारत के साथ आगे भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात की है ताकि भारत में एडवांस इंडिजिनस इंजन बन सके। सरकारी प्रोत्साहन और बजट के साथ ही विदेशी तकनीक सहयोग के बाद अब भारत उस स्टेज पर पहुंच गया जहां से वो 5वीं पीढ़ी से भी उन्नत फाइटर प्लेन्स बना सकता है। भारत अब 5th प्लस जनरेशन का जेट M का बनाने जा रहा है। M का 2024 तक सामने आ सकता है और इसकी पहली फ्लाइट के लिए साल 2025 तक की डेडलाइन तय की गई है। ये भी तय हो चुका है कि इसमें भारत में ही बनाया गया कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। एयरफोर्स ने 40 तेजस मैक 1 फाइटर जेट्स की डील की थी, जिसमें 16 जेट्स उसे मिल चुके हैं। अब वायुसेना 83 तेजस मैक 1A+ लेने वाली है। ये 3 साल में उसे मिलने लग जाएगा। इससे वायुसेना के पास कुल 123 तेजस फाइटर जेट हो जाएंगे। आगे वायुसेना 170 तेजस मैक 2 जेट्स के 6 स्क्वाड्रन पर फोकस कर रही है, जिनकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 तक होने की उम्मीद है। वहीं वायुसेना 126 M का फाइटर जेट की 7 स्क्वाड्रन का प्लान कर रही है, जिनकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 तक होने की उम्मीद है। इस फाइटर जेट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करने में लगी टीम का कहना है कि यह नया लड़ाकू विमान बेहद एडवांस और सीधे तौर पर चीन को चुनौती देने वाला है। दोस्तों, वैसे आपको भी लगता होगा कि दुनिया के तमाम डिफेंस कंपनियां भी भारतीय इंजीनियर्स अपना टैलेंट दिखा रही हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो गया? तो इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं जो कभी नहीं चाहती थी कि भारत ऐसी तकनीक को डेवलप कर पाए। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची छलांग के लिए जरूरी क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े कई वैज्ञानिकों को भी भारत से जलने वाली विदेशी ताकतें फंसा चुकी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाम्बी नारायण भी इन्हीं साजिशों का शिकार हो चुके हैं, जिनसे बाद में केरल सरकार ने माफी तो मांगी है, 50 लाख का हर्जाना भी दिया था। नाम्बी नारायण के जीवन पर के माधवन स्टारर फिल्म भी बन चुकी है। कई ऐसी साजिशें अभी भी बेनकाब होने को हैं जो ये इशारा करती हैं कि भारत के डिफेंस सेक्टर पर कोई तो है जो बुरी नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1960 के दशक में ही भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत बना लिया था। इन विमानों ने 1971 के युद्ध में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस फाइटर जेट के बारे में कहा जाता है कि इसकी तकनीक अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन अफसोस भारत इसकी तकनीक को अपग्रेड नहीं कर सका। ये विमान 1 मैक यानी साउंड की स्पीड से उड़ान भरता था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसे 60 साल में अपग्रेड क्यों नहीं किया जा सका? ये तो गनीमत रही कि 3000 करोड़ की लागत वाली कावेरी प्रोजेक्ट को फ्रांस की मदद से पूरा किया गया, जिसके बाद अब इसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। वैसे सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ HAL और DRDO 30 साल तक इस पर रिसर्च करते रहे, वहीं दूसरी तरफ इसरो ने GSLV मैक 3 इंजन तक बना लिया, जो बेहद कॉम्प्लेक्स होता है और भारी से भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है।
इसरो भी तमाम मुश्किलों और रोड़ों के बाद 20 साल की मेहनत के बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना पाया था। इसके पीछे नाम भी नारायण जैसे वैज्ञानिकों के साथ हुई वारदातों का हाथ शर्तिया है। सिर्फ नारायण ही नहीं, देश के कई परमाणु डिफेंस और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक भी विदेशी साजिशों के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट लेट होते रहते हैं। सरकारों ने बहुत बार बजट अटका दिए, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि 30 साल की लंबी मेहनत और काफी सुधार के बाद अब उम्मीद है कि भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों में कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन सालों का यह लंबा इंतजार भारत को काफी भारी पड़ा है। अगर कावेरी जैसा इंजन समय से तैयार हो गया होता तो आज भारत के पास 5वीं पीढ़ी के विमान होते, और ऐसे हालात में चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचते। खैर, अब भारत का तेजस अपना तेज दिखा रहा है और बहुत जल्द एमका भी हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सामने आ जाएगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान अब दुश्मनों की मौत का सामान यानी डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता जा रहा है। वो दिन अब लद गए जब हिंदुस्तान को विदेशों से हथियार खरीदने पड़ते थे। भारत अब हिंदुस्तान खरीदने के बजाय विदेशों को हिंदुस्तान सप्लाई कर रहा है, जिससे उससे जलने वाले मुल्क तिलमिलाए हुए हैं। भारत प्रदान कर रहा ब्रह्मास्त्र। भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। हाल ही में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं। फिलीपींस जैसे 42 और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जो चीन से परेशान हैं और अब भारत हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है। दुनिया के 20 से ज्यादा देश भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन MK-1A टैंक, तेजस फाइटर प्लेन और रॉकेट सिस्टम जिसे पिनाका कहते हैं, उसे खरीदने के इच्छुक हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमारा देश MKN सीरीज के आधुनिक कारतूस सप्लाई कर रहा है। इसे आप चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने की भारत की रणनीति कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ कई रक्षा समझौते किए और इन देशों को जितने आधुनिक हथियार चाहिए थे उतने हथियार देने की कोशिश की। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देशों की रक्षा जरूरतें पूरी करके चीन की घेराबंदी करना चाहता है। अब चीन के खिलाफ भारत ने भी इसी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग $375 मिलियन यानी 2,811 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है। इसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें दी जाएंगी। फिलीपींस की गिनती उन देशों में होती है जिनका चीन के साथ टकराव है। फिलीपींस की सीमा दक्षिण चीन सागर से लगती है, जिसे चीन हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत से फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलों को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इतनी बड़ी डील कर चुका है। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है, जिसमें वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी जाएंगी। जो बात नोट करने की है वो ये कि वियतनाम भी एक ऐसा देश है जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यानी संदेश साफ है, चीन अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव डालेगा तो भारत इन देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती दे सकता है। भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस की कुल 3 बैटरीज मिलेंगी। हर एक बैटरी में 3-3 फायरिंग यूनिट होती है। फायरिंग यूनिट को लॉन्चर्स भी कहा जाता है। फायरिंग यूनिट से मिसाइल दागी जाती है, यानी इस हिसाब से 9 फायरिंग यूनिट फिलीपींस को मिलेंगी और हर फायरिंग यूनिट से एक बार में 3 मिसाइलें लॉन्च हो सकेंगी। इसके अलावा हर बैटरी में मोबाइल कमांड सेंटर, रडार सिस्टम और सपोर्ट गाड़ियां अलग से होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाती है। इसे रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है, जिसमें भारत सरकार के DRDO और रूस दोनों पार्टनर हैं। यानी भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को भारत में ही विकसित किया है। अब कई देश इस मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, जिसमें वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें ब्रह्मोस की वो ताकत जिससे घबराया ड्रैगन भीगी बिल्ली बना हुआ है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये जमीन और समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रडार इसका पता नहीं लगा पाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 9 मीटर यानी 26 से 30 फीट तक होती है। ब्रह्मोस के कई वेरिएंट की लंबाई 42 फीट तक भी है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे भारत की वो छवि गुजरे जमाने की बात हो गई है जब हिंदुस्तान अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहा करता था। भारत अब दुनिया के दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करने लगा है और उसके पड़ोसी मुल्कों की नींद इसीलिए हराम हो चुकी है। भारत ने अब चीन को खास तौर पर उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। साल 2015-2016 में भारत ने 2000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे थे।
2020-2021 में आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 6300 करोड़ रुपए पहुंच गया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भारत पिछले कुछ साल में 228% बढ़ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम अजरबैजान को हार्ड आर्मर प्लेट्स, जर्मनी को बम सप्रेशन ब्लैंकेट और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स, इजराइल को मोर्टार शेल और दक्षिण अफ्रीका को खतरनाक डेटोनेटर्स बेच रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस को भारत आधुनिक हथियार बेच रहा है। हालांकि हथियार बेचने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों में अभी सबसे ऊपर अमेरिका है। उसकी हिस्सेदारी 37% है। 20% के साथ दूसरे नंबर पर रूस, लगभग 8% के साथ फ्रांस तीसरे पर, 5.5% के साथ जर्मनी चौथे और 5% के साथ चीन 5वें स्थान पर है। भारत इस सूची में 24वें स्थान पर है। अभी इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% की है, लेकिन साल 2015 में यह हिस्सेदारी 0.1% थी। यानी 0.1% की हिस्सेदारी पाने में भारत को आजादी के बाद 68 वर्ष लगे, जबकि मौजूदा सरकार ने इतनी ही ग्रोथ केवल 5 साल में हासिल कर ली। पूरी दुनिया में हथियारों का बाजार $531 बिलियन यानी 40 लाख करोड़ रुपए का है। ये भारत के रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा है, कई देशों के कुल जीडीपी के बराबर है। मोदी सरकार लगातार मेक इन इंडिया पर जोर देती रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन के तहत रक्षा मंत्रालय ने कुल 351 डिफेंस उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। भारत के इस कदम से हर साल 3000 करोड़ रुपए की बचत होगी। घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अगले 5 सालों में करीब 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के निर्यात का भी टारगेट रखा है। बीते सालों की बात करें तो 2014-15 में 1940.64 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया गया, जबकि साल 2020-21 में यह निर्यात बढ़कर 8,434 करोड़ हो गया। अब सरकार ने 2025 के लिए $5 अरब के रक्षा उपकरणों का निर्यात का लक्ष्य रखा है। हथियारों के आयात को खत्म करने से भारत को जो सालाना 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, उससे देश में कितना विकास हो सकता है मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो इतने पैसे में 300 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बन सकता है। देश में 11 केंद्रीय विश्वविद्यालय तैयार हो सकते हैं। इतनी मोटी रकम से एम्स जैसे 3 बड़े अस्पताल बन सकते हैं। इतने पैसे से मास जैसे 6 मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि 3 भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी IOF और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल टॉप 100 की लिस्ट में शामिल है। HAL $2.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 42वें नंबर पर है, जो 2019 की बिक्री से 1.5% ज्यादा है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री के साथ 60वें पायदान पर है, जो पिछले साल की तुलना में 0.2% से ज्यादा है। हथियारों की बिक्री 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बेल 66वें स्थान पर है, जो 2019 की तुलना में 4% ज्यादा है। यानी दोस्तों, भारत अब नए जमाने की अर्थशक्ति के साथ ही हथियारों के मामले में भी महाशक्ति बनता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस सेक्टर का गेम चेंजर बन चुका होगा। आपको हमारी टीम की ये रिसर्च कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उन्हें भी हम तक पहुंचाना ना भूलें।